हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो क्विक रिवीजन सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है बच्चों, जिसके अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है उस वीडियो को भी अच्छे से कंप्लीट करवाया था। उन दोनों वीडियोस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको उस दोनों चैप्टर का एक अच्छा सा रिवीजन चाहिए या आपको किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट रह गया होगा तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको देखने के बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा और एक तो रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ, जिसमें हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से रिवाइज करना है। तो जो बच्चों हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर वो क्या है, आप देखिए। हमारा पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी कंडक्टर से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। तो फॉर्मुला हमारे पास क्या होता है, आई का, आई इक्वल्स टू Q/T होता है। यानी जितना भी चार्ज, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर ये है और इस कंडक्टर के अंदर हमने जब भी बैटरी लगाया तो मान लो Q अमाउंट का चार्ज इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जा रहा है और उसको जाने में जो भी टाइम लग रहा है, मान लो T अमाउंट का T टाइम लग रहा है, तो Q/T करोगे आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। ये हम बहुत 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत बेसिक सा फॉर्मुला है हमारे पास। अब हमें बताया कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है ना। अच्छा, ये कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है। ऑल्दो इसके पास एक डायरेक्शन जरूर होता है, लेकिन क्योंकि ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भैया ये क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। हम उसको लेंगे तो स्केलर ही। तो ये हमारे लिए क्या होने वाला है, स्केलर क्वांटिटी होने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन है, लेकिन हम क्योंकि वो एल्जेब्रिकली ऐड हो जाता है इसलिए हम उसको स्केलर लेने वाले हैं। दो तरीके के करंट के बारे में हमें पढ़ना होता है, एक होता है एवरेज करंट और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट क्या होता है कि भाई मान लो हमारे को दे रखा है कि T=0 से लेकर के T=5 सेकंड, है ना। 5 सेकंड के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, तो हम ये देखेंगे कि उस 5 सेकंड के अंदर टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, उसको हम जो 5 सेकंड का टाइम था उससे हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं आई एवरेज इज टोटल चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड आई एवरेज। यानी फॉर्मुला हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा Q/Δt हो जाएगा। और अगर मान लो इंस्टेंटेनियस करंट हमसे पूछा गया है, मान लो Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम T दे रखा है आपको, और आपको बोला गया कि बताओ कि करंट एट T=2 सेकंड क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जो डेल्टा T होगा उसको अप्रोचेस टू 0 लोगे तो आपको फॉर्मुला क्या मिल जाएगा, dQ/dt हो जाएगा। यानी कि करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है ना। यानी अगर हमसे किसी रेंज ऑफ टाइम के बीच में हमसे करंट पूछा जाएगा तो हम एवरेज निकालेंगे, पर्टिकुलर टाइम पे हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे। और इस चार्ज को कई बार जब क्वेश्चन हम यूज करते हैं तो Q इक्वल्स टू हमें क्या यूज करना होता है बच्चों, n टाइम्स E भी यूज करना होता है। कई बार हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा होता है या उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तो कई बार चार्ज आपको डायरेक्टली गिवन होगा। अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो Q इक्वल्स टू NE, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मुला पढ़ा था, उससे हम क्या करेंगे, चार्ज कैलकुलेट करेंगे और अपना करंट यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात जी। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्शन क्या होता है ना। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है करंट का, कि वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। कंडक्टर में करंट किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है करंट उसी डायरेक्शन में लेंगे, और नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन होता है उसके मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात, हमने इसको समझ लिया। अब अगला क्या होता है कि भाई जब भी करंट फ्लो करेगा तो हमें सबसे पहली चीज क्या पढ़नी होती है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना होता है कि भाई और ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, अपने 12th क्लास में भी अभी पढ़ा ही होगा। तो ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर आप टेंपरेचर और बाकी सारे फिजिकल पैरामीटर्स को अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो जितना भी करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर से वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के थ्रू या अदर सोर्सेज के थ्रू जब आपने अप्लाई किया होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो पोटेंशियल V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही क्या होगा, करंट आएगा सर्किट के अंदर, है ना। अब जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे आपको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। आप उसको कांस्टेंट भी कह सकते हो, इसलिए यहां पे लिखा जाता है कि R को हम एक बेसिक नाम से क्या जानते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और बाकी उसका दूसरा नाम रेजिस्टेंस तो होता ही होता है ना। सो V इक्वल्स टू IR होता है। और बाकी अगर आप बहुत अच्छे से प्रिसाइजली बोलो तो ओम्स लॉ ये होता है कि V/I का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कब, जब टेंपरेचर को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, है ना, या बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखोगे, और उसी कांस्टेंट को हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया। ठीक है, तो ये हो रही बात ओम्स लॉ की। अब क्योंकि हमारे पास V इक्वल्स टू IR आता है तो जो R हो जाएगा वो क्या होगा, V/I होगा। इसमें एक बात समझने की है, इसका ऐसा यूनिट तो खैर ओम होता ही है और ये हमने बहुत पहले से पढ़ाई होता है, हम सबको पता होता है ये सब चीज। दूसरी बात हमें जानना होता है कि R का फॉर्मुला क्या है, V/I जरूर है, लेकिन R कभी भी V और I पे डिपेंड नहीं करता है। R हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के लेंथ पे, कंडक्टर के एरिया पे, वो किस मटेरियल का बना हुआ है ना, टेंपरेचर क्या है, उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आगे हम इस पे डिपेंड करने वाले हैं। ये ध्यान रखना कि V और I पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो उसका रेशियो है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर आप करंट को डबल करोगे, सॉरी वोल्टेज को डबल करोगे, करंट भी डबल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होगा कि एक चेंज होगा और दूसरा चेंज नहीं होगा। तो इसलिए उन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, V और I पे डिपेंड किस पे करता है, तो R डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। भाई लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा किसी भी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि भाई आखिरकार किस टाइप का कंडक्टर है, ये एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कौन सा कंडक्टर है ना, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, या नेचर ऑफ आप कह लो कि किस टाइप का मटेरियल है ना, कंडक्टर कौन सा है उस बात पर डिपेंड करेगा। और तीसरा डिपेंड करता है, चौथा डिपेंड करता है किस पे, टेंपरेचर पे, जिस पे हम आगे बात करने वाले हैं कि टेंपरेचर पे डिपेंडेंसी किस तरीके का होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। अब जब आप इसको R इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A को जब आप आपस में कंबाइन करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू रो L बाई A आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे आपको एक कांस्टेंट फिर से मिलने वाला है जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं ना। यानी रेजिस्टिविटी का मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर मान लो आपके पास रो का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, RA बाई L लिखा, तो हमारे पास आप सोच लो कि अगर मान लो एक कंडक्टर है जिसका आपके पास एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है भैया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ अगर 1 मीटर है तो आपको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। अगर मान लो आपने एक कंडक्टर ऐसा लिया है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, आपका जो उस कंडक्टर का लेंथ क्या है 1 मीटर है, तो आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो किसके बराबर मिल जाएगा, रो के बराबर मिल जाएगा, है ना। तो उसी को हम बोल देते हैं कि वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। और रेजिस्टिविटी सिर्फ मतलब फॉर्मूला हमारे पास R इक्वल्स टू रो L बाई A आया है, लेकिन हर एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, फिक्स्ड होता है एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, है ना। यानी वो R पे जो रेजिस्टिविटी होगा वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये आगे भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यहां से जरूर लिखते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है और क्यों वो एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो तो ओम मीटर हो जाएगा, क्योंकि आर का यूनिट क्या होता है बच्चों, आर का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का क्या होता है मीटर, तो यहां से कट कर दोगे इसको तो ओम मीटर इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे तो इंडिपेंडेंट होता है, टेंपरेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है ना। यानी एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कौन सा कंडक्टर है उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। अब अगली चीज क्या पढ़नी है हमें इस चैप्टर के अंदर, वो होता है हमें पढ़ना होता है करंट डेंसिटी, यानी कि जब भी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना भैया, है ना, यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमें क्या दे देता है, करंट डेंसिटी दे देता है। तो इसी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज एट अ पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जिस कंडक्टर से मान लो करंट फ्लो कर रहा है उसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। अब क्योंकि हमें पता है कि एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमने क्या बोला कि भाई करंट डेंसिटी जो होगा वो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया तो जरूर होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है हमें कि प्रोवाइडेड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमें कहां रखना है बच्चों, करंट के डायरेक्शन में रखना है। यानी अगर आप इस सिचुएशन को देखो, मान लो ये फर्स्ट केस है हमारे पास जिसमें ये हमारे पास वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहां से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो एरिया का डायरेक्शन क्या होता था कि जो भी आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हो, मान लो एक 2 डायमेंशनल एरिया होगा तो उसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, है ना। जो भी वो जिसका भी आप एरिया निकालो उसके सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये रहा हमारे पास एरिया का डायरेक्शन और वो क्या है, करंट के डायरेक्शन में है। तो जे से हम क्या करते हैं, करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I बाई A आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अब अगर मान लो हमने इसको थोड़ा सा स्लांटेड रख दिया इसको, है ना, तो अब एरिया वेक्टर क्या होगा, उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर, मान लो ये प्लेन है तो इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसका करंट के साथ क्या कर रहा है, एरिया एंगल बना रहा है थीटा, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स तोड़ेंगे। एक होगा हमारे पास एक cos थीटा, हमें पता है जिसके साथ कोई भी मतलब जिसको भी हम ब्रेक कर रहे हैं या जो एंगल बना रहा है तो वो जिसके साथ भी एंगल बना रहा होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन या करंट की डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a cos थीटा और उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर क्या होगा, a sin थीटा होगा। अब ये जो a cos थीटा वाला एरिया है या एरिया का जो कंपोनेंट a cos थीटा है वो करंट की डायरेक्शन में है, इसलिए जब हम करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो a sin थीटा यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, a cos थीटा यूज करेंगे। सो j इक्वल्स टू I अपॉन a cos थीटा हो जाएगा। और यहां से अगर आप I को कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, j a cos थीटा। और एक बात ध्यान रखना कि जो करंट डेंसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और यहां से भी पता लग रहा है, देखो एरिया वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी और cos थीटा है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, j डॉट a आ जाएगा। हमें पता है ना कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई में होता है तो वो डॉट प्रोडक्ट देता है। सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, j डॉट a हो जाएगा। और ध्यान रहे कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का आप जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जो भी आपको आंसर मिलता है, जो क्वांटिटी रिजल्टिंग मिलेगा वो हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसीलिए करंट तो स्केलर क्वांटिटी होगा जो हमने अभी पढ़ा था, तो करंट डेंसिटी वेक्टर और एरिया भी क्या है, वेक्टर है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और वेक्टर क्वांटिटी है। ये आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि करंट डेंसिटी क्या होता है। अब अगला टॉपिक क्या करना पढ़ना बच्चों हमें, वो पढ़ना हमें ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना, कि भाई ओम्स लॉ जो हमने V इक्वल्स टू IR पढ़ा था उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि उसको हमें V इक्वल्स टू IR में जो जो टर्म्स है V, I और R उसको रिप्लेस करना ऐसे टर्म से जो इंफॉर्मेशन वैसी ही दे लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी हो, है ना। तो अब हमें पता है कि J इक्वल्स टू क्या होता है, I बाई A होता है। भाई अभी हमने पढ़ा करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है। तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, J टाइम्स A लिख सकते हो, बहुत बढ़िया जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, E इक्वल्स टू V बाई L होता है, ये हमने
सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जैसे मैंने बताया कि सेकंड चैप्टर का वीडियो का लिंक है, आप जाकर के वहां से उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से कि कहां से आता है ये। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, E टाइम्स L हो जाएगा। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को और इस इंफॉर्मेशन को यहां पे आप जाकर के पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो E टाइम्स L क्या हो जाएगा, J टाइम्स A टाइम्स R हो जाएगा आपके पास, है ना। सब सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को पुट कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो कि J को मैंने एक साइड रखा है और बाकी सारी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में लेके गया हूं मैं, तो मतलब ये एरिया और रेजिस्टेंस को मैं इस साइड जाकर के डिवाइड कर दिया मैंने। तो रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, J इक्वल टू E टाइम्स L अपॉन A इंटू R हो जाएगा इसका। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो आपके पास रिलेशन आ रहा है L बाई A टाइम्स R, ये क्या है, 1 बाई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। क्यों, क्योंकि R इक्वल टू रो L बाई A है, हमने अभी पढ़ा है ना। तो 1 बाई रो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये L अपॉन RA आ जाएगा, और जब इसकी वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, J इक्वल्स टू 1 बाई रो, क्या मतलब क्या है, रो रेजिस्टिविटी होता है, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगा, है ना। तो एक टर्म याद रखना है कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है ना। तो ये कहानी आ गई आपके पास कि सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो होता है, यानी 1 बाई रो की जगह पे हमने सिग्मा पुट कर दिया, तो J इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स E आ गया, और J वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है बच्चों, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखोगे तो ये आपके पास ये ओम्स लॉ क्या होता है, इन वेक्टर फॉर्म, यही चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम और करंट, सबसे रिलेशन हमें पढ़ना है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं रखते हो, है ना, जब भी आप किसी कंडक्टर को करंट बैटरी से कनेक्टेड नहीं रखते हो, तो क्या होता है कि उसके पास ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करता है, उसके पास आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 10⁻29 होता है। अच्छा खासा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, वो यानी कि मूव कर रहा है। और एट रूम टेम्परेचर जो उनकी थर्मल वेलोसिटी होती है वो कितना होता है, 10⁻3 टू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, यानी उसके पास खूब अच्छी खासी वेलोसिटी भी होती है। लेकिन क्या होता है, उनका जो मोशन होता है ना रैंडम होता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर जा रहा है इसका। तो सबका जो मोशन होता है ना रैंडम होता है। मतलब आप ये समझो कि अगर आधे लेफ्ट में जा रहे हैं तो आधे राइट में जा रहे हैं, अगर आधा ऊपर जा रहा है तो आधा नीचे जा रहा है। अल्टीमेटली सबका जो ओवरऑल एवरेज होता है उसका क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये सब किसकी वजह से होता है, रैंडमनेस की वजह से होता है। तो जब आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हो तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा होता है, इसका ओवरऑल इंपैक्ट आपके पास कुछ भी नहीं आता है, कोई आउटकम नहीं आ पाता है। इसलिए इतनी हाई वेलोसिटी होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स हमें कोई करंट नहीं दे पाता है। इसलिए हमने बोला कि अगर मान लो U1 U2 U3 और अप टू मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका थर्मल वेलोसिटी तो है, लेकिन जो एवरेज कैलकुलेट करोगे वो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समझ आई बात, चलिए बहुत बढ़िया बात। ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है, जैसे ही आप बैटरी लगा दोगे तो अब जो बैटरी है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या मिल रहा है, उसको फोर्स मिल रहा है ना। क्या हो जाएगा भैया, फोर्स क्या मिलेगा, माइनस E टाइम्स कैपिटल E, F बराबर QE पढ़ा हमने, है ना। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमसे कहता है F बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। जब आप उसको क्या करोगे, आपस में इक्वल करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज माइनस E कैपिटल E अपॉन ME मिल जाएगा, है ना। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब हर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसको फोर्स मिला तो पहले इधर गया, है ना, मतलब जाना तो ये इधर चाह रहा था, लेकिन टकराया तो टकराने की वजह से डायरेक्शन इधर हो गया, फिर किसी से टकराया तो इधर हो गया इसका, लेकिन अल्टीमेटली उसको जाना किधर है, इधर ही जाना है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और वो कंटिन्यूअसली खींच रहा है। तो बहुत सारे कोलिजन्स होते रहेंगे उसके अंदर, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है उसका, कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचना है। तो ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल स्लोली, और इसकी वजह से हम ये क्या बोल सकते हैं कि भाई जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, U प्लस AT होता है। तो जब आपने बैटरी कनेक्ट नहीं किया था तभी तो उसके पास वेलोसिटी थी, लेकिन वो रैंडमनेस था। अब जो एक्सेलरेशन है उसको क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है। तो मान लो ये बाद में किसी टाइम के बाद मान लो एक चलना स्टार्ट हुआ, किसी से टकराया, फिर किसी और से टकराया, लेकिन उससे पहले क्या कर रहा है, जो बैटरी है उसको भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, U प्लस AT1 आ जाएगा पहले की। दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, U2 प्लस AT2 आ जाएगा इसका। और इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। और क्या होता है देखो, अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, है ना, सब मूव भी अलग अलग डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन सबको जाना किधर है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, है ना। तो अब इतनी सारी वेलोसिटीज में से मैं कौन सी वेलोसिटी यूज करूं अपने करंट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है तो करंट आ जाता है वहां पे, है ना। तो करंट की कैलकुलेशन में इतनी सारी वेलोसिटीज में से कौन सी वेलोसिटीज ले, तो हमने बोला कि भाई जो भी वेलोसिटीज आ रहा है उन सबका क्या कर देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। और यहीं से आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता है, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विद व्हिच इट इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। यानी जिसके साथ मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स के जो वेलोसिटीज है उसका एवरेज निकाल लो, जिसके साथ वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो V1 V2 V3 ये सब क्या था, वो वेलोसिटी है जिसके साथ वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हमने इन सबका एवरेज निकाल लिया।
और जब एवरेज निकाला तो आप ध्यान से देखो कि ये जो U1 है, U2 है, U3 है, इन सबको क्या कर सकते हो, अप टू UN इसको अलग कर सकते हो, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अलग डिवाइड करो, और सब में जो एक्सेलरेशन है सबको एक्सेलरेशन तो सेम ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम ई, है ना। माइनस ई मतलब जो स्मॉल ई है वो क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो तो सबके लिए सेम ही है, हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो जब आप इसको अलग अलग कर लोगे तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये अभी भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि रैंडमनेस तो अभी भी है ना। और हमने पढ़ा था कि इनिशियल वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी सिर्फ ये वाला टर्म हमें क्या देगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देगा। और जो टाइम का हमने T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू n किया था, वो भी तो एवरेज टाइम है ना। तो जब आप उसको यूज करोगे तो VD क्या हो जाएगा आपके पास, ए टाउ हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का, कि भाई दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लग रहा था, एक इलेक्ट्रॉन को T1 लगा, दूसरे को T2 लगा, और ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सबके टाइम को जब आप एवरेज ले लोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हमें क्या मिलता है बच्चों, कंडक्टर के अंदर करंट मिलता है। ठीक है, समझ आई बात, चलिए बहुत बढ़िया जी। अब अगला कंसेप्ट क्या कहता है हमसे, कि भाई ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला जिसकी वजह से करंट मिल रहा है हमें, है ना। तो आपको अगर ध्यान रखना तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर में करंट हमें किसकी वजह से मिलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से मिलता है। ऑल्दो ये वेलोसिटी बहुत छोटा होता है, इसका जो ऑर्डर होता है, अगर आप इसके ऑर्डर की बात करोगे तो भैया ये इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड के आसपास का आता है। 10⁻³ बोल दो, -4 बोल दो, है ना, इतना छोटा होता है। लेकिन ये होता बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यही वो वेलोसिटी है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मतलब मूव करवा रहा होता है। तो अब अगर उस वेलोसिटी से करंट आ रहा है तो हमें करंट और उसके बीच में रिलेशन भी पढ़ना होगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, और लेंथ क्या है, एल है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और किस वेलोसिटी से जाएगा, VD वेलोसिटी से जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड पे पहुंचने में मान लो T टाइम लग रहा है, तो जो L लेंथ ट्रैवल करेगा वो कितना ट्रैवल करेगा बच्चों, L बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, VD टाइम्स T हो जाएगा, है ना। उससे पहले आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि A क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, L क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और आपको ध्यान रहे कि करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। और मैंने अभी बताया था कि अगर आपको डायरेक्टली चार्ज नहीं पता होगा तो आपको Q बराबर N टाइम्स E यूज करना पड़ेगा, और N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपको क्या पता है कि यूनिट वॉल्यूम में मुझे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो N है, लेकिन मुझे तो इस पूरे वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया टाइम्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जब आप उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे इस स्मॉल n से तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, और इसके थ्रू आप क्या करोगे, टोटल चार्ज भी कैलकुलेट कर लोगे। और VD से हमने क्या किया, लेंथ निकाल लिया कि L लेंथ कवर करने में, मतलब L जो होगा वो VD टाइम्स क्या हो जाएगा, T हो जाएगा इसका, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने निकाला ही था, तो ये आ गया। और Q इक्वल्स टू क्या होता है, N टाइम्स E होता है, क्या होता है, N टाइम्स E होता है। तो जो हमने ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला था ना, L मतलब NaL, L की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ये VD टाइम्स पुट कर दिया, और Q इक्वल्स टू Ne से चार्ज निकाला, और उसको जब आप टाइम से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट व्हाट, I बराबर NeAVD। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, है ना। इसको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आगे हम ओम्स लॉ को जब हम प्रूव करेंगे तो उसमें भी काम आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हमसे कह रहा है कि डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। कि भैया हमारे पास अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो उससे हम ओम्स लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं या कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। जो ओम्स लॉ कहता है कि भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो V और I का रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, या V इक्वल्स टू IR क्या होगा, उसको कैसे ला सकते हैं। तो देखो हमने अभी पढ़ा कि I बराबर क्या होता है बच्चों, NeAVD होता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात सर। और VD क्या होता है, -E कैपिटल E टाउ बाई ME होता है, ये भी हमने पढ़ा। जब आप इसकी वैल्यू को जाकर के यहां पे पुट कर दोगे, VD की वैल्यू को करंट के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, NeA अलग से, और E कैपिटल E टाउ बाई ME आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब आप इस सबको अलग कर लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे V/L पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Ne² A टाउ बाई ME आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हमने V/L पुट कर दिया। हमें ये देखना था कि भाई V/I का रेशियो क्या कांस्टेंट आएगा अगर टेंपरेचर कांस्टेंट होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो निकालो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ME दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन Ne² टाउ A आ गया। और अगर आप देखो तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास मिला है, अगर टेंपरेचर चेंज नहीं करोगे और एक पर्टिकुलर कंडक्टर होगा तो आपके लिए ये पूरा कांस्टेंट क्या, ये जो टर्म आया है आपके पास, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो आपके पास जो हमने पढ़ा था ना कि R इक्वल्स टू रो L बाई A हमने पढ़ा था, है ना। तो ध्यान से देखो तो ये वो एक्सप्रेशन है जो रेजिस्टिविटी का आ गया। तो R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया इसका, है ना। तो जब आप इस टर्म को अलग कर दोगे तो ये किसके लिए होगा, रेजिस्टिविटी के लिए होगा। और ध्यान से देखो रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या आ गया, ME अपॉन NE² टाउ आ गया। ME का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
है ना, me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n e स्क्वायर टाउ। अब आप ध्यान से देखो, इसमें ना तो लेंथ है ना तो एरिया है, इसलिए रेजिस्टिविटी कभी भी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे। और वो किसके लिए होगा, n, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो हर कंडक्टर के अंदर अलग अलग होगा। कॉपर है तो अलग, एल्यूमिनियम है तो अलग, कोई और मेटल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, अलग होगा। इसलिए रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे, एक तो नेचर ऑफ कंडक्टर पे या नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा क्या होता है, टेंपरेचर पे। और टेंपरेचर को चेंज करने से क्या चेंज हो जाएगा, टाउ, जिसको हमने रिलैक्सेशन टाइम बोला था। भाई अगर टेंपरेचर बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा ना कोलिजन में, और टेंपरेचर कम कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो रेजिस्टिविटी इसके हिसाब से क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी रेजिस्टिविटी दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। तो आई बात समझ में कि ओम्स लॉ कहां से आता है और उससे हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया बात, समझ आया होगा। अब अगला क्या है भाई, V इक्वल टू IR होता है, तो ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो देखो मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए तो ये ग्राफ आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि V बाई I का जब आप स्लोप निकालोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी के अंदर यूज होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा जो एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उससे क्या होता है, हमेशा कम ही होता है। इसलिए आपको यहाँ पे स्लोप कम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्लोप ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। ये ग्राफ आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड, वो आपने पढ़ लिया होगा, आपने पीएन जंक्शन की बायसिंग भी करी होगी, है ना, कि भाई कैसे बायसिंग कर सकते हैं। जब आप पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से करते हो, कनेक्ट कर देते हो बैटरी से, तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कर देते हो तो वो क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। और उस केस में आपको करंट ऐसा ही मिलता है। आपने प्रैक्टिकल भी करा होगा, सब कुछ कर लिया होगा, तो अब तो आपको ये बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि ग्राफ ऐसा क्यों आता है। ठीक है, एक और ग्राफ आपको पढ़ना होता है V और I का, और वो होता है थायरिस्टर के लिए। ये आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा और ग्राफ होता है जिसको हम बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड। इसके लिए आपको ये चीज ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक, है ना, कहां से, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ग्राफ लीनियर है, यानी यहां तक वो क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यहां आप देखो कि ये कर्व हो गया है और नॉन लीनियर रीजन है, लेकिन करंट अभी भी बढ़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से। तो ये क्या होता है, नॉन लीनियर रीजन होता है जहां पे रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ये क्या है, नॉन लीनियर रीजन, है ना भाई, नॉन लीनियर रीजन है जहां पे वो रेजिस्टेंस सॉरी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये वो रीजन होता है जिसके अंदर आप देखो स्लोप नेगेटिव है, यानी ये क्या, यहां पे क्या मिलेगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलेगा भैया। क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलेगा इसके अंदर। तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। कई बार आपको डायरेक्टली ग्राफ पूछ लिया जाएगा, कई बार आपको इन रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो ये बात पता होना चाहिए हमें इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है भाई, कि रेजिस्टेंस हमने बोला था कि भाई रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेंपरेचर पे। तो टेंपरेचर पे इस जो डिपेंडेंसी होती है वो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। और अगर आपको किसी को ये जानना है कि ये कहां से आता है, तो आपको पता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो और जैसे आप लेंथ बढ़ाओ, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है ना। हालांकि एरिया भी बढ़ता है, ऐसा नहीं होता कि टेंपरेचर बढ़ाने से एरिया नहीं बढ़ता है, लेकिन एरिया पे जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। मतलब अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो जो इतना रेजिस्टेंस पे इंपैक्ट आएगा उतना उससे ज्यादा इंपैक्ट किसका होता है, रेजिस्टेंस का। इसलिए हम रेजिस्टेंस सॉरी लेंथ का इंपैक्ट ज्यादा होता है रेजिस्टेंस पे, इसलिए हम लेंथ वाली बात ज्यादा पढ़ते हैं। तो जो RT2 होगा वो RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 होता है। और अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, ये ध्यान रहे। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो T1 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और T2 T डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T हो जाएगा हमारे पास। अब अगर रेजिस्टिविटी की बात करी जाए तो रेजिस्टिविटी में देखो दो चीजें हैं कि जो आपके पास यहां पे कंडक्टर होगा, इसके लिए ये अल्फा नहीं, मतलब रो नहीं, अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो जो ये अल्फा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा इसका, है ना। यानी आपके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा रो T इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा T, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रो T2 इक्वल्स टू रो T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका। और अगर आप टेंपरेचर को क्या करोगे, कम करोगे, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर में इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी अगर आप टेंपरेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा और टेंपरेचर को कम करोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसका, है ना, क्योंकि वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये तीनों, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि मेटल के लिए रो और टी का ग्राफ ऐसा बनता है। एलॉयज जो कि मिक्सचर ऑफ क्या होता है, मेटल्स होता है, खास करके नाइक्रोम के लिए आपसे अलग से पूछा जाता है। तो अगर एलॉयज बोलते, नाइक्रोम बोलते, बात एक ही है। उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, रो और टी का ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और सेमीकंडक्टर में जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि भाई अगर टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टेंपरेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा इसका, है ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मेटल्स के लिए तो हमें देखा ही था कि भाई टेंपरेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो बस मेटल में और एलॉयज में जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन मोटा मोटा बात ये होता है कि टेंपरेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको ये तीनों ग्राफ बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है,
चलिए अब अगला टॉपिक क्या है भैया कि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ऑल्दो इसका डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता है अब, लेकिन मतलब जो ओम्स लॉ या सर्किट बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 + R2 + R3 अप टू Rn होता है। मतलब डायरेक्टली सबको ऐड कर दो। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप सारे रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करेंगे, फिर ऐड करोगे और फिर उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। यानी रेसिप्रोकल करके जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ये Rn होगा यहाँ पे, है ना। तो ये रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा, और क्योंकि आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होता है इसलिए उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा फिर फाइनली भी, है ना। तो आर इक्विवेलेंट के लिए ध्यान ये रखना है कि अगर सब रेजिस्टेंस से करंट सेम जाएगा तो वो सीरीज कहलाएगा, और अगर सबसे अलग अलग करंट फ्लो करेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पे मिल जाएगा। अब हमें पढ़ना होता है सर्किट थ्योरी के बारे में। आगे हम जो कुछ भी करने वाले हैं उसके लिए ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आगे सब कुछ हम इसी पे बेस्ड करने वाले हैं। क्या कहता है कि भाई देखो, आपको जब भी सर्किट सॉल्व करोगे आपको कभी तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना है और कभी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना होता है। कैसे पता करेंगे कि कब पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लेना है और माइनस लेना है? उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सेल होगा, बैटरी होगी या रेजिस्टेंस होगा, उसके दो एंड्स पे हमें क्या करना होता है, प्लस माइनस मार्क करना होता है। अब अगर मान लो ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है और यहां पे भी गैस का पोटेंशियल V है, तो फर्क नहीं पड़ता कि करंट उसके किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब जैसे मान लो यहां पे करंट, अगर एक सेल है जिसके क्रॉस करंट ऐसे जा रहा है, या उसी सेल के क्रॉस अगर करंट ऐसे जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन से भी जा रहा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो भी मतलब चाहे ऐसे जाए चाहे इस डायरेक्शन में करंट जाए, जो इसका जो बड़ी वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है उस पे हमेशा क्या होगा, प्लस साइन होगा, यानी वो हायर पोटेंशियल पे होगा, और जो दूसरा वाला है वो क्या है, लोअर पोटेंशियल पे होगा। और इसमें भी यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड नहीं करेगा कि सेल के या बैटरी के किस एंड पे प्लस होगा और किस एंड पे माइनस होगा। वो जब हम सेल प्रिपेयर करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें पहले से ही डिसाइडेड हो जाता है ना। लेकिन अगर रेजिस्टेंस है तो उसमें प्लस माइनस पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये डिसाइड करेगा कि प्लस कहां पे होगा और माइनस कहां पे होगा। ठीक है, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब होगा कि रेजिस्टेंस के इस एंड पे प्लस होगा और यहां पे क्या होगा, माइनस होगा। और अगर करंट उसी सेम रजिस्टर में करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो यहां पे प्लस हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है जी। अब सर्किट सॉल्व करने के लिए आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना होता है, और जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे होगे तो आपके रास्ते में सेल आ सकता है, रेजिस्टेंस आ सकता है। सबके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे, उसके लिए आपको दो ही चीजें देखनी है कि जिस भी डिवाइस या जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस आप मूव कर रहे हो उसके अक्रॉस आप प्लस से माइनस अगर जा रहे होगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना, माइनस लेना है। सो इफ वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मान लो सर्किट को सॉल्व करते टाइम मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं, है ना, तो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लूंगा, माइनस का IR ले लूंगा। और अगर मैं इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा हूं सपोज करो इसी में, तो हम यहां पे क्या करेंगे, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या ले लेंगे, प्लस का IR ले लेंगे। समझ आई बात? तो अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो किसी भी एलिमेंट के क्रॉस तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। बैटरी के क्रॉस भी और रेजिस्टेंस के क्रॉस भी। बहुत बार क्या होता है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, बैटरी के लिए अलग से पढ़ता है, रेजिस्टेंस के लिए अलग से पढ़ता है। बिल्कुल जरूरत नहीं है उसके लिए अलग से पढ़ने की। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस अगर आप उसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो माइनस का साइन ले लो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस में, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो टेक पोटेंशियल डिफरेंस एज या EMF एज पॉजिटिव। समझ आई बात? चलो बहुत बढ़िया जी। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है सेल और बैटरी से रिलेटेड बात करनी है। सेल क्या होता है भाई साहब? एक इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हिच मेंटेन्स कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। एक ऐसा चीज, एक ऐसा डिवाइस जो आपको सर्किट के अंदर एक कंटीन्यूअस करंट को फ्लो करने में, मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है जो किसके टर्म्स में होता है, केमिकल एनर्जी के टर्म्स में। तो जब आप उसको सर्किट के अंदर लगाओगे तो जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। और सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मान लो सेल का EMF है तो उसको हमने E से रिप्रेजेंट किया, या इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम बात करेंगे तो हम इसको V भी लिख सकते हैं, E या V जो भी लिखना है उस तरीके से लिख लो। ये पहले से ही जब हम सेल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक लोअर पोटेंशियल होता है और एक हायर पोटेंशियल होता है। जो सेल के प्लेट्स होते हैं उसका साइज तो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर इस पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव आता है तो हम बाद में जब इसका सिंबल बनाते हैं तो एक को लोअर से, मतलब एक को छोटे साइज में और एक को हायर साइज में दिखाते हैं, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि एक हायर पोटेंशियल पे और एक लोअर पोटेंशियल पे। बैटरी क्या होता है, सेल्स का कॉम्बिनेशन, है ना। अब हमें आगे हम पढ़ेंगे कि जब हम सेल को बैटरी बनाते हैं तो बैटरी बनाने के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन भी करते हैं। लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बैटरी का, यही होता है कि भाई बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। कैसे कंबाइन करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब एक सेल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF बोलते हैं उसको, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्या होता है, इन बातों को अच्छे से समझते हैं। देखो क्या होता है भैया कि अगर मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस है ना, इसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। मान लो इस तरीके से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे ले लेते हैं कि अगर मान लो यहां पे एक हमारे पास क्या है, एक स्विच भी है ना। अभी स्विच क्या है, ओपन है। अब जब तक आप स्विच को क्लोज नहीं करोगे करंट नहीं आएगा इसके अंदर। जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे स्विच को, तो जो चार्ज है ना, मान लो 1 कूलम का चार्ज, अभी हमने बात करी थी ना कि करंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो मान लो एक्चुअल में मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अभी मान लो कि 1 कूलम चार्ज है तो
ये क्या करेगा, यहां से यहां तक आ जाएगा। लेकिन जब वो यहां से जा रहा होगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा होगा, तो वो अपने आप नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता उसको समझते हैं। देखो क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास यहां पे एक सेल के अंदर ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। भैया इलेक्ट्रॉन 1 कूलम का चार्ज यहां तक तो पहुंच गया, वहां तक तो पहुंच गया ये। लेकिन जैसे ही वो सेल के अंदर जाएगा 1 कूलम का चार्ज, ये क्या कहेगा, भैया मैं नहीं ले रहा तुमको, मैं तो धक्का दूंगा तुम्हें। क्यों, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो प्लेट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो भी नहीं जाने देगा, वो कहेगा मैं तुम्हें अट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है। अब वो जब तक 1 कूलम का चार्ज यहां से यहां पे नहीं आएगा तब तक सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ये काम कौन करता है, सेल के अंदर या बैटरी के अंदर ये करता है सेल का जो ईएमएफ होता है। और वो कब आता है, जब हमने सेल को प्रिपेयर किया होता है, तो उसके अंदर वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो ये काम करता है। तो उसी को हम ईएमएफ के टर्म्स में बोल देते हैं। तो इसको जब आप डिफाइन करोगे तो ऐसे बोलोगे, इट इज द वर्क डन बाय ए सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना, इनसाइड द सेल या बैटरी। तो वो जो होगा, वो जो वर्क डन करेगा सेल, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। तो और ये फिक्स्ड होता है एक सेल का। जब आप सेल को प्रिपेयर करते हो तो ईएमएफ की वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं करी जा सकती, वो हमेशा फिक्स्ड होता है ना। तो रिप्रेजेंट करेंगे ई से, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, क्योंकि है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक पार्ट होता है, जस्ट दैट की मैक्सिमम है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जब ये आ रहा होगा, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जब ये 1 कूलम का चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा होगा, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं या जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेगा, उसको भाई एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। वो क्या करता है, जब बैटरी उस 1 कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके आ रहा होता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको क्या करता है, ऑपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करता है ना, इस डायरेक्शन में। देखो ये इधर फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव भी इधर फोर्स लगा रहा है, और बैटरी की इधर फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है। तो अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं कि मान लो ये 1 कूलम का चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो क्या हो रहा होगा कि बैटरी तो इधर फोर्स लगा रहा है, ये क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी, और दोनों चार्ज जो प्लेट मिल करके इस पे फोर्स लगा रहा है, वो प्लेट्स का फोर्स इधर की तरफ है ना। तो अब ये क्या देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो बैटरी उसको नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाने की कोशिश कर रहा है और वो प्लेट्स उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स मिलता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब जो भी चार्ज उसके अंदर मूव कर रहा होता है या करंट फ्लो कर रहा होता है, उसको जो ऑपोजिंग मतलब जो रेजिस्टेंस मिलता है उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देते हैं। जो इसका ऐसा यूनिट होगा वो तो ओम होता ही होता है। अब किन किन बातों पर ये डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, वो डिपेंड करता है कि भाई जो प्लेट्स है ना उसका एरिया कितना ज्यादा है या कितना कम है। एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसा कि नॉर्मल रेजिस्टेंस के लिए डिपेंड करता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा मिलेगा, जो डिस्टेंस होगा जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। टेंपरेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेंपरेचर ज्यादा रेजिस्टेंस कम, टेंपरेचर कम रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि भाई कौन सा हमने, अगर मान लो NaCl का सॉल्ट लिया आपने इसके अंदर है ना इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, या जो भी है, मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप उस सेल को प्रिपेयर करने में ले रहे हो, एक तो उसका टाइप क्या है और दूसरी बात क्या है कि उसका कंसंट्रेशन क्या है, उन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है ना। तो कंसंट्रेशन हो गया और एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भाई कौन सा सॉल्ट आपने लिया है उसको प्रिपेयर करने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजों पर ये डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मान लो हमने भाई बैटरी ने कितना फोर्स लगाया FB, भाई इलेक्ट्रोलाइट ने कितना फोर्स लगाया FP, तो जो नेट फोर्स बचा, जो नेट फोर्स लग रहा है इस 1 कूलम चार्ज पे, वो क्या हो जाएगा, FB माइनस का FP, मतलब जो बैटरी ने लगाया और जो प्लेट्स ने लगाया उसको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो भी निकल के आएगा वो F नेट होगा। आप ऐसे समझो वही वाला टर्म क्या होता है हमारे पास, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी जब एक सेल से करंट फ्लो कर रहा होगा, जब एक सर्किट से करंट फ्लो कर रहा होगा, तो बैटरी के या सेल के दो टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, जो EMF का था, है ना। तो आई होप बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से सारी चीजें काम करता है। अब हमारे लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट कि इस EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या करें, हम एक रिलेशन निकालें। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, यहां पे मैं खुद सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि सर्किट जब आप सॉल्व करोगे तो आपको किस तरीके से यूज करना है, सर्किट कैसे सॉल्व करना है, और जो हमने अभी साइन कन्वेंशन पढ़ा था उस साइन कन्वेंशन को कैसे इसके अंदर यूज करना है वो भी समझेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या हुआ कि मान लो हमारे पास, अच्छा ये क्या है, सेल को हम चार्ज भी करते हैं, डिस्चार्ज भी करते हैं। तो अभी जो मैं केस ले रहा हूं क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, या आप ये भी कह सकते हो कि जब करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं सेल से, है ना। तो भाई मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया है, करंट आई फ्लो कर रहा होगा सर्किट के अंदर। अच्छा जी, अब अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो जैसे मैंने आपको कहा कि सेल का EMF क्या है, E, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब सेल का जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है वो तो पहले से ही डिसाइडेड होता है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा या कोई भी रेजिस्टेंस होगा उसका नेगेटिव पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो अगर करंट इधर से जा रहा है तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा, आप देखो ये वाला एंड क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला एंड क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें भी ये वाला एंड प्लस होगा और ये वाला एंड क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस B वाले पॉइंट और A वाले पॉइंट पे, और इसको निकालने के लिए मैं मान लो यहां से यहां जा रहा हूं।
मैं बी से ए पे जा रहा हूं सपोज करो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जहां से स्टार्ट करूंगा उसका पोटेंशियल लिख लेंगे। तो बी से स्टार्ट करें, मुझे नहीं पता बी का पोटेंशियल कितना है, मैंने बी भी लिख लिया इसको। अब मेरे रास्ते में कौन आया, अब आया सेल, है ना, और सेल के क्रॉस में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो मैं क्या ले लूंगा जी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ले लूंगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जगह अभी क्या है इसके पास, ईएमएफ है, तो मैंने प्लस का ई ले लिया, क्योंकि मैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए बी से ए की तरफ जा रहा हूं, या उसको जो भी रिलेशन मुझे निकालना उसके लिए मैं बी से ए जा रहा हूं, और उसके रास्ते में जब मेरे पास सेल आया तो सेल के क्रॉस में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, इसलिए मैंने प्लस ले लिया। इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, और उसके क्रॉस में प्लस से माइनस जा रहा हूं, तो अब मैं क्या लूंगा, माइनस का आई आर, क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या होता है, आई आर होता है, उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो आई टाइम्स आर। और फाइनली मैं कहां पे पहुंच गया, ए पे, जिसका मुझे पोटेंशियल तो नहीं पता, लेकिन मैं इसको क्या ले लूंगा, वी ए ले लूंगा, है ना। तो आई होप बात समझ आई होगी कि किस तरीके से दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको भाई वीबी और वीए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना था ना, तो वीबी देखो कम होगा और वी ए ज्यादा होगा, तो वी ए माइनस वी बी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ई माइनस का क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। ये होता है एक्चुअल, इसी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो आया है ना, यही होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या है कि भाई दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, बस फर्क ये होना चाहिए कि जो आंसर इससे आएगा वही मतलब एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास वीबी माइनस वी ए माइनस वीबी की वैल्यू इससे सॉल्व करने के बाद मुझे 10 वोल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है भैया, 10 वोल्ट मिल रहा है। तो मैं अगर 10 माइनस 0 करूंगा तब भी 10 मिलेगा मुझे, मैं 20 माइनस 10 करूंगा तब भी 10 मिल जाएगा मुझे, मैं माइनस 10 माइनस 20 करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, 10। यानी ए और बी का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, ए और बी का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। सबसे आसान क्या है, बस शर्त क्या है कि उसका डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जो ओरिजिनली आ रहा होगा। जैसे वीए माइनस वीबी क्या है, 10 है, तो ए और बी का पोटेंशियल कुछ भी लो लेकिन डिफरेंस 10 होना चाहिए। तो मेरे लिए सबसे आसान है कि जो हाईयर पोटेंशियल है उसको मैं उतना ही ले लूं जितना डिफरेंस आ रहा है, और लोअर पे 0 ले लूं, है ना। तो इसलिए अगर मैं यहां 0 ले लूंगा और यहां का v ले लूंगा, तो अब क्या हो जाएगा, v माइनस 0 इक्वल्स टू ई माइनस आई आर हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, ई माइनस आई आर हो गया। बात समझ आई जी। और यही दो पॉइंट के अक्रॉस क्या है, ये भी कनेक्टेड है, और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो इसके अक्रॉस भी जब आप v निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, आई टाइम्स आर मिल जाएगा। और जब आप इन दोनों को आपस में इक्वेट करोगे तो देखो आई टाइम्स आर इक्वल्स टू ई माइनस आई आर हो जाएगा। और यहां से अगर आप इस साइड ले जाकर के इसको सॉल्व करोगे तो आई क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, है ना। बात समझ में आ गई ना कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गया भैया टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा, और ये क्या हो गया, रिलेशन आ गया आपके पास किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से आप देखो कि जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से क्या है, कम है, क्योंकि ईएमएफ में से जब आपने आईआर को सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको क्या मिला है, वी मिला है। बात समझ में आ गई। चलो अब क्या है भैया, हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है किस किस के बीच में। पहली बात तो वी और आई के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये तीनों के तीनों, है ना। इस मैक्सिमम टाइम ग्राफ्स जब पूछा जाता है तो इन्हीं सबसे रिलेटेड पूछा जाता है, जो पहले बोला गया, जो ये बोला गया है ना, जो पहले के ग्राफ्स बताएं, जो अभी ग्राफ बता रहा हूं आपको, इस सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो देखो सबसे पहले वी और आई के बीच में, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमें पता है वी इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई आर होता है। उसको अगर आप रीराइट करोगे तो आप इसको वी इक्वल टू माइनस का आर टाइम्स आई प्लस ई लिख सकते हो। अगर आप इसको कंपेयर करोगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको पता है कि जब एक्स 0 रखोगे तो y की वैल्यू c होगी, यानी कि जब मेरे पास करंट 0 है तो जो वोल्टेज है वो क्या है, ईएमएफ के बराबर होगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और ये आपको इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा। और स्लोप इसका क्या देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में करंट मतलब ग्राफ प्लॉट करूं तो v इक्वल टू ई कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर आ जाता है। ये कैसे आता है, देखो हमने v इक्वल टू क्या पढ़ा था, आई आर पढ़ा था, और i हमने अभी अभी पढ़ा है कि i बराबर क्या होता है, ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। जब आप उसको i की जगह पे पुट करोगे तो आपको ये रिलेशन यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब आप तीन अलग अलग वैल्यूज यहां पे देख लीजिए, आपके पास लिखा हुआ है, जब r 0 होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। जब r की वैल्यू को मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रखोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल जाएगा, e/2 मिल जाएगा। वैल्यूज पुट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। और आप r को अगर बहुत बड़ा कर दो तो जो v हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, e के बराबर हो जाएगा, और ग्राफ इस तरीके का मिलेगा। और तीसरा ग्राफ होता है ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में, और इन दोनों के बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। ईएमएफ कब मिलता है हमें, जब सेल प्रिपेयर हो रहा होता है। तो जब हम सेल प्रिपेयर करते हैं तो हमें थोड़ी पता होता है कि हम उसको किसके क्रॉस अप्लाई करेंगे, है ना, हमें तो नहीं पता होता है। तो इसलिए ईएमएफ का आर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये होता है कि अगर आर बड़ा होगा, मतलब आप जब एक सेल को प्रिपेयर कर रहे हो, उसको एक ऐसे कंडक्टर के क्रॉस लगा रहे हो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा है, तो आपको करंट कम मिलेगा, है ना। अगर आप ऐसे कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई कर रहे हो जिसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन ईएमएफ का आर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है, तो आई होप यहां तक के सारी टॉपिक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब अगला क्या है कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था भैया, हमने डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पढ़ा था। मान लो सेल को चार्ज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करने के लिए हमने क्या किया था, इनसाइड द सेल करंट कहां से फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। लेकिन अगर आपको चार्ज करना है तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक्सटर्नल सोर्स जिससे भी आप उसको चार्ज कर रहे हो उसके पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, और सेल का नेगेटिव उसके
जो सोर्स है जिससे आप चार्ज कर रहे हो उसके नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो सोर्स होगा वो ऑब्वियसली सेल से बड़ा होगा, तो करंट अब सोर्स के हिसाब से डिसाइड होगा। तो देखो आई अगर इधर से जा रहा है और अगर आप फिर से वही सेम चीज अप्लाई करो तो देखो इस पॉइंट को अब मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, इस पॉइंट को भी, किसी भी पॉइंट को ए और बी ले सकते हो। सो वी ए जब आप यहां से यहां जा रहे होगे देखो फिर से सेम रिलेशन अप्लाई होगा। तो जहां से स्टार्ट हुआ वो वी ए, अब बीच में कौन आया, सेल, सेल के क्रॉस प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस ई, रेजिस्टेंस के क्रॉस भी हम प्लस से माइनस जा रहे हैं और रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कैसे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो माइनस का आई आर आ गया एंड दैट इज इक्वल टू वीबी। तो वी ए माइनस वीबी क्या हो जाएगा आपके पास, ए ई प्लस आई आर हो जाएगा। और ध्यान से देखो अगर मैं बी को 0 और ए को वी ए को वी ले लूं तो हमारे पास वी को क्या आ जाएगा, ई प्लस आई आर हो जाएगा। और ध्यान से देखो यहां पे पहले क्या था, ई माइनस आई आर आया था, कब, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में, और अभी क्या है, वी को ई प्लस आई आर आया है। यानी कि जब आप चार्ज करोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा होता है। इसलिए कई बार जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से छोटा होगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं, है ना। वो छोटा हो सकता है लेकिन हर बार छोटा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट वो इक्वल टू ईएमएफ भी हो सकता है, कब, जब सर्किट ओपन होगा, चाहे आप डिस्चार्जिंग में सेल को डिस्चार्ज करो चाहे चार्ज करो, अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहां तक की बात समझाई होगी कि किस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट होता है हमारे पास। अगला क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि सेल को कंबाइन करोगे तो बैटरी बन जाएगा, और कंबाइन हम कैसे कर सकते हैं, सीरीज में कर सकते हैं, हम पैरेलल में कर सकते हैं और मिक्स तरीके से कर सकते हैं, यानी कि सीरीज और पैरेलल दोनों होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड हो, यानी कि देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक सेल का नेगेटिव जब दूसरे के पॉजिटिव से और एंड सो ऑन इस तरीके से चलता जाएगा, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं इसको बोलने के। तो एक तरीका ये एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा एंड सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि भैया, दूसरा तरीका बोलने का कि अगर सबसे करंट सेम फ्लो करेगा, और ये सबसे बेसिक होता है, अगर आपको पता करना हो कि सीरीज में है कि पैरेलल में, आप एक ही चीज देखो कि क्या सारे सेल से करंट सेम जा रहा है। अगर सारे ही सेल से करंट सेम जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो सीरीज में होगा, है ना। और अगर करंट डिफरेंट है तो वो फिर पैरेलल हो जाएगा। और दूसरा ये भी होता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर अलग अलग होगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर अलग अलग है तो तब भी हम क्या बोलेंगे, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। हमें पता है कि जब डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो वी बराबर ई माइनस आई आर होता है। तो अगर अक्रॉस फर्स्ट सेल देखोगे तो वी वन बराबर क्या हो जाएगा, ई वन माइनस आई आर वन। अब तीनों ही सेल से करंट क्या हो जाएगा, सेम जाएगा। तो वी वन इक्वल्स टू ई वन माइनस आई आर वन, वी टू इक्वल्स टू ई टू माइनस आई आर टू हो जाएगा। और तीसरे सेल से क्या हो जाएगा, वी थ्री इक्वल्स टू ई माइनस आई आर थ्री हो जाएगा। और इन तीनों सेल के बदले अगर आप एक इक्विवेलेंट सेल बनाते हो जिसके ईएमएफ को हमने ई इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट लिखा है, तो इक्विवेलेंट सेल के लिए आप क्या लिख सकते हो, वी बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके क्रॉस, वो इन तीनों V1 V2 V3 के सम के बराबर आएगा। और इन तीनों वैल्यूज को जब आप यहां पे पुट करोगे और कंपेयर करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। देखो ये इसके साथ कंपेयर होकर के क्या हो जाएगा, ईएमएफ E1 + E2 + E3 और आर इक्विवेलेंट ये जो यहां पे है, ये देखो इसको कंपेयर करोगे तो यहां पे आई के साथ क्या है, R1 + R2 + R3 है। सो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज में, वो भी R1 + R2 + R3 आ जाएगा। अगर n सेल है तो सारे ही ईएमएफ को एक साथ ऐड कर दो, सारे ही रेजिस्टेंस को एक साथ कर दो, तो आपको ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और अगर सबकी वैल्यू सेम होगी तो आपको पता है कि जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, n टाइम्स आर हो जाएगा, और ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n टाइम्स ई हो जाएगा। अगर सबकी वैल्यू अलग है तो करंट, देखो आप जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो तो यही है ना हमारे पास, जो एक सिंगल सेल के लिए आया था। तो आई की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, सिंपल, जो करंट इन द सर्किट होगा वो क्या होगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन कैप, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया था उसको हम कैपिटल आर से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैपिटल आर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम टाइम तो होगा ही। तो आपको एक जनरल फॉर्मुला ये पढ़ना है, अगर सबका वैल्यू अलग है आप इस तरीके से ऐड करो और यहां पे पुट कर दो, करंट मिल जाएगा। अगर आपको सारे ही सेल का ईएमएफ सेम और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हो और आपको करंट मिल जाएगा सर्किट के अंदर। ठीक है जी। अगला टॉपिक क्या है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। जैसा मैंने आपको कहा कि पैरेलल में अगर आपके पास क्या है कि भैया सबके अंदर करंट अगर सेम जा रहा है, डिफरेंट जा रहा होगा तो पैरेलल कहलाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें दोनों ही सेल के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है लेकिन करंट क्या है, डिफरेंट है। तो अब हमने जब निकाला कि V = E - IR होता है, अगर आप E - V करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, IR मिल जाएगा। और जब आप R को डिवाइड करोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, E - V / R हो जाएगा। दोनों ही टर्म को अलग अलग कर लोगे तो E/R - V/R मिल जाएगा। कौन सी, किसकी वैल्यू, I की वैल्यू, है ना। ये जो I होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट सेल से देखो तो करंट क्या हो जाएगा, E1/R1 - V/R1 हो जाएगा। I2 जो सेकंड सेल से करंट होगा वो E2/R2 - V/R2 हो जाएगा। और अगर आप इक्विवेलेंट सेल से करंट निकालोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस का V अपॉन में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। और टोटल करंट जो होगा सर्किट का वो I1 + I2 होगा। जब आप इस सारी चीजों को कंबाइन करोगे, इसको देखोगे अलजेब्रिकली, बहुत ही आसान चीज है ये। तो आपको इस यहां पे जैसे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट आया, और जब इसको इसको ऐड करोगे तो इन दोनों टर्म जो एक जैसे दिख रहे हैं, E1/R1 और E2/R2, उसको एक साथ लिख लो और V कॉमन लेकर के इन दोनों रिलेशन से आप क्या लिख सकते हो, 1/R1 + 1/R2। तो जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया है दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 + 1/R2, यानी वो वैसा ही रिलेशन आया जैसा कि नॉर्मल रेजिस्टेंस के लिए आता है ना, क्योंकि है तो रेजिस्टेंस ही, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो रेजिस्टेंस वैसा ही आया है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ईएमएफ का रिलेशन वैसा नहीं मिला जैसा नॉर्मली मिलना चाहिए था। जैसे सीरीज में नॉर्मली वही रिजल्ट मिला जो मुझे मिलना चाहिए था।
सीरीज में मुझे ई इक्विवेलेंट क्या मिला था, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, लेकिन यहां पे पैरेलल में हमें बिल्कुल अलग मिला है। और ई इक्विवेलेंट निकालने मतलब सीरीज में अगर आपको ई इक्विवेलेंट निकालना हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो पैरेलल में अगर आपको ई इक्विवेलेंट चाहिए तो आपको एक तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए, और ये उसका क्या है, फॉर्मूला है ना। एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जब आप यहां पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करोगे, जैसे मान लो दो रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करके रेसिप्रोकल करोगे तो यही मिलेगा, और जब आप इसको यहां पे पुट करोगे तो E इक्विवेलेंट ये भी मिल जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब कई बार ऐसा आता है तो बच्चों को लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये पैरेलल से ही आता है ना, समझ आए बात। अच्छा, करंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, लेकिन जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करोगे, अगर सब कुछ सेम है, मान लो जैसे मेरे पास रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है सबका, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका EMF भी सेम है, तो R इक्विवेलेंट तो R/N हो जाएगा। जैसा आप सीरीज के लिए सॉल्व करते हो या डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आप यहां से देखो तो E इक्विवेलेंट क्या हो गया, E/R प्लस E/R अप टू क्या हो जाएगा, ये N टाइम्स तक हो जाएगा E/R, और टाइम्स R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, R/N। अब अगर मान लो इसको मुझे ऐड करना हो तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर ऐड होगा, और EMF को अगर आप N टाइम्स तक ऐड करोगे तो N टाइम्स E डिवाइडेड बाय R को R आ गया, और R इक्विवेलेंट क्या था, R/N था, ये N से N कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखो E इक्विवेलेंट क्या हो गया, E के बराबर आ गया। यानी अगर सबका EMF सेम है, सबका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो जो E इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो एक सेल के EMF के बराबर आ जाएगा, और उसी को जब हम यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन ये आ जाएगा। ये तब के लिए है जब सबका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, अगर डिफरेंट है तो आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले को यूज करो, आपके पास क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, है ना। समझ आई बात कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है जी। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। भाई अगर मैं सीरीज और पैरेलल दोनों कर दूं, है ना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊं जैसे कि दिख रहा होगा कि n सेल को मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया है, और ऐसे ही m कॉम्बिनेशंस को मैंने क्या किया है, पैरेलल में कंबाइन किया है। तो लेकिन ये आप सॉल्व तभी कर पाओगे, जनरल क्वेश्चन आता तब तो आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन अगर आपको इस तरीके से दिया जाएगा तो ये तभी दिया जाएगा जब आपका सबका EMF सेम होगा, जब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा। तो पहले अगर आप सीरीज को सॉल्व करो तो देखो सीरीज में जो ये पूरा सेल कंबाइन होकर के जब एक सेल बनेगा तो उसका EMF कितना हो जाएगा, n टाइम्स E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n टाइम्स R, क्योंकि डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से सबका सॉल्व करोगे, और जब आप देखो तो ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल क्या है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में हमने देखा था कि जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, जो एक का रेजिस्टेंस है उसको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, यानी एक का रेजिस्टेंस कितना है, NR, और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो कितने हैं, M है, तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप देखो NR/M आ जाएगा। और अभी अभी हमने देखा है कि जब सबका EMF सेम होता है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होता है, और सारे सेल अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आता है, जो एक सेल का EMF होता है उसके बराबर। यानी अगर यहां पे देखो तो जो सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है उनका EMF कितना है, Ne है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, NR है, तो जो E इक्विवेलेंट आ जाएगा वो किसके बराबर होगा, एक सेल के EMF के बराबर, यानी N टाइम्स E। जो ओरिजिनल सेल है उसके बराबर नहीं, जिनको आप पैरेलल में कंबाइन कर रहे हो उसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, N टाइम्स E हो जाएगा। और यहां से अगर आप करंट कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MNE M टाइम्स N टाइम्स E अपॉन में MR प्लस M कैपिटल R प्लस N स्मॉल R आ जाएगा, है ना। ये करंट का रिलेशन आ गया। अब क्या करना होता है बच्चों, हमें ये देखना होता है कि भाई हमें करंट कब मैक्सिमम मिलेगा, हमें करंट कब मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको पता है रिलेशन क्या है, I बराबर MNE अपॉन M कैपिटल R प्लस N स्मॉल R। अब ऊपर न्यूमरेटर को तो चेंज नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा तभी आपका क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि क्या होगा कि I फॉर वैल्यू ऑफ I टू बी मैक्सिमम MR प्लस NR शुड बी व्हाट, मिनिमम हो जाएगा। और इसके मिनिमम की कंडीशन को अगर आप निकालोगे तो देखो M कैपिटल R प्लस NR को क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि जो M कैपिटल R का स्क्वायर और प्लस का N स्मॉल r को अंडर रूट करो और उसका स्क्वायर कर दो, दोनों को अंडर रूट करके स्क्वायर कर दिया, ये भी इसी के बराबर होगा। और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और M कैपिटल R का रूट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ N स्मॉल r के रूट का स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ M कैपिटल R और इनटू अंडर रूट ऑफ N स्मॉल r और प्लस का 2 अंडर रूट ऑफ M कैपिटल R अंडर रूट ऑफ N स्मॉल r हो जाएगा। ये भी वही आंसर देगा आपको, मतलब ये इसके बराबर ही है। अगर आप इन सब चीजों को आपस में कंबाइन कर दोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ M कैपिटल R माइनस का N स्मॉल r का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 अंडर रूट ऑफ M कैपिटल R अंडर रूट ऑफ N स्मॉल r हो जाएगा। अब आप देखो कि M R प्लस N R मतलब N स्मॉल r ये मिनिमम तब होगा जब ये चीज क्या होगा, यानी अंडर रूट ऑफ M कैपिटल R माइनस N स्मॉल r क्या हो जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R क्या हो जाएगा, N स्मॉल r बाई M हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि ये हमने मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए निकाला है, लेकिन ये एप्लीकेबल सबके लिए है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज सर्किट हो चाहे इंडिविजुअल पैरेलल सर्किट हो, सबके लिए ये अप्लाई होता है। यानी कि अगर आपको सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना ही अप्लाई करोगे जितना सारे सेल का मिलाकर के नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर वो एक सेल है तब भी अप्लाई होगा, 2 3 4 सीरीज में है तब भी अप्लाई होगा, पैरेलल में होगा तब भी अप्लाई होगा, मिक्स होगा तब भी अप्लाई होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए इसको अच्छे से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास वो क्या है, अब आप ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। भाई सर्किट क्या होता है
कि एक ऐसा क्लोज कंटिन्यूअस पाथ जिसके अंदर क्या होगा, इट इज अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम सोर्स लाइक बैटरी और सेल टू द कंपोनेंट लाइक रजिस्टर बल्ब, है ना, जिसको भी हम मान लो एक बैटरी को आप कनेक्ट कर रहे हो एक बल्ब से या किसी सोर्स से, जो रजिस्टर हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप उसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, पाथ स्टैब्लिश होगा जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। उसी क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझना होता है, एक जंक्शन और एक लूप। जंक्शन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से करंट डिवाइड होगा। जैसे मान लो आपके पास क्या है, सी है, डी है ना, ये जी है या एच है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा वायर्स आपस में कनेक्ट हो रहा होगा, और जब भी ऐसा होगा वहां पे क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, और उसको हम क्या बोल देते हैं, जंक्शन बोलते हैं। इसको नोड या ब्रांच पॉइंट भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार सर्किट के क्वेश्चन में इस तरीके से ये टर्म्स यूज कर लेते हैं, तो बच्चे को कई बार लगता है कि भाई ये तो नई बात आ गई। तो बिल्कुल नई बात नहीं है जी, एक ही चीज है। जंक्शन बोले, नोड बोले, ब्रांच पॉइंट बोले, एक ही बात है। आपको पॉइंट्स यहां पे दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्या होता है, लूप। कोई भी ऐसा क्लोज पाथ, जैसे मान लो मैं ए से स्टार्ट करूं, ए बी सी डी एच ए, ये क्या है, एक लूप है। ए बी सी डी जी एच ए, मतलब जहां से स्टार्ट करोगे घूम के, अगर आप चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, अगर आप वहीं पहुंच रहे हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लूप बोल देते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अब क्या होगा कि जब आप सर्किट को अप्लाई कर रहे होगे तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो किरचॉफ्स दो रूल्स आपको अप्लाई करना है। एक तो किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको आप केसीएल बोलते हो या जंक्शन लॉ बोलते हो। ये क्या कहता है कि किसी भी एक जंक्शन पे, मान लो जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स जब आपस में कंबाइन हो रहा होगा, तो जो जितने भी करंट होंगे उस जंक्शन पे, चाहे आने वाला करंट हो, जाने वाला करंट हो, सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, जीरो हो जाएगा इसका, है ना। उसको दूसरी तरीके से बोलने का तरीका ये होता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी जितने करंट आ रहे होंगे उसका जो सम होगा उतना ही क्या होगा, जाने वाले करंट का सम हो जाएगा, है ना। और यही हम अप्लाई करते हैं करंट सर्किट, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मान लो मेरे पास यहां पे करंट I1 आ रहा है, यहां से I2 जा रहा है, I3 आ रहा है, I4 आ रहा है, I5 जा रहा है, यहां से सबका सम करोगे तो समेशन ऑफ I क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका। और सॉल्व करने के बाद देखो, जो अब देखो आने वाले करंट को प्लस लोगे तो जाने वाला माइनस हो जाएगा, अगर जाने वाले को प्लस लोगे तो आने वाला माइनस हो जाएगा। अब ये तो हम पे टोटली डिपेंड करता है कि हम किसको प्लस लें किसको माइनस लें। बहुत लॉजिकल है कि जो आने वाला करंट है उसको प्लस ले लोगे तो जाने वाला करंट माइनस हो जाएगा, यानी कि I1 माइनस I2 क्योंकि I2 जा रहा है, प्लस I3 प्लस I4 क्योंकि दोनों करंट आ रहे हैं, और माइनस का I5 किया क्योंकि I5 क्या है, इस जंक्शन से अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया ये जा रहा है। और अगर आप माइनस को और प्लस को एक साथ कर लोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I3 प्लस I4 एक साइड, और I2 प्लस I5 अलग हो गया। I1 I3 I5 वो करंट था जो इनकमिंग करंट था, और I3 I2 और I5 वो करंट था जो बाहर जा रहा था, यानी सम ऑफ इनकमिंग करंट क्या हो गया, सम ऑफ आउटगोइंग करंट हो गया। और ये जो पूरा का पूरा लॉ है ये किस पे बेस्ड होता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे को लगता है कि मतलब याद नहीं रहता, तो ये ध्यान रखना कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला लॉ क्या कहता है बच्चों हमसे कि भाई किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या होता है, केवीएल, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केवीएल, या आप इसको क्या बोल सकते हो, जंक्शन लॉ नहीं, इसको बोलते हैं हम लूप लॉ। इसको क्या बोलते हैं, लूप लॉ। ये गलती से टाइप हो गया, मतलब लिख दिया, तो लूप लॉ कहते हैं इसको, जंक्शन लॉ नहीं कहते। तो ये सेकंड लॉ है हमारे पास। और ये क्या कहता है कि किसी भी एक क्लोज लूप के अंदर, यानी जहां पे बैटरी भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, है ना, बहुत सारी चीजें, एक क्लोज पाथ में जितने भी सोर्सेज हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, उन सबके अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे और उसका अलजेब्रिक सम करोगे, यू विल गेट द आंसर व्हाट, जीरो। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज लूप ड्यू टू सेल, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सबकी वजह से वो क्या होगा, आपको जीरो मिलेगा। यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्लस होगा और कोई माइनस होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पे अप्लाई करके बताऊं, और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे, तो अगर मान लो मैं ए बी सी डी ए ले लिया मैंने, है ना, और मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, भी आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में के लिए एक लूप में आप क्लॉकवाइज और एक लूप में आप एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो। जब आप चलोगे तो देखो, ए से बी जब आप गए, जैसे ए बी सी डी में जाओगे तो पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और फिर डी से ए, इस तरीके से आपको मूव करना होता है। जब हम ए से बी गए तो हमारे रास्ते में कौन आया, एक सेल आया। सेल के अक्रॉस हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो हम क्या ले लेंगे, प्लस बी, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता होगा, या तो उसका ईएमएफ पता होगा, या तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा, जो भी चीज पता है उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू को लिख देंगे। अब उसके बाद बी से सी में कुछ भी नहीं कनेक्टेड है तो उसके अक्रॉस कुछ भी नहीं आएगा। सी से डी में क्या है, एक करंट रेजिस्टेंस है जिसमें हम प्लस से माइनस जा रहे हैं। अच्छा, करंट क्योंकि इस तरीके से जा रहा था तो हमें पता है कि करंट जब हमें पता होता है करंट का डायरेक्शन, तो हम उसके अक्रॉस मतलब उसको यूज करके रेजिस्टेंस के अक्रॉस कहां पे प्लस आएगा कहां पे माइनस आएगा ये हम बता सकते हैं। तो हमें ये प्लस माइनस हमने पहले से मार्क कर लिया, क्योंकि करंट यहां से जा रहा था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर इसमें भी ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। और अब क्योंकि मैं ऐसे ही मूव कर रहा हूं उसके क्रॉस, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या हो जाएगा, माइनस का IR2 हो जाएगा, और इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, माइनस का IR1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सर्किट को सॉल्व करने के लिए अलग अलग लूप को लेकर के हमें पहले तो करंट डिवाइड करना होता है। कई बार करंट ऑलरेडी सर्किट में डिवाइडेड होता है, तो हमें क्या करना होता है, केवीएल अप्लाई करके इस तरीके से इक्वेशंस बनाने होते हैं, और उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो भी अननोन वेरिएबल होता है, जो कि पहले करंट होता है, वो हमारे पास आता है, और फिर करंट पता लगने के बाद हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरी चीज क्या है, ये भी पूछा जाता है कि ये लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आखिरी टॉपिक क्या है इस चैप्टर का बच्चों हमारे पास, वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट चार रेजिस्टेंस का पी क्यू आर एस का, कि अगर मान लो आप चार रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस को इस तरीके से आप अगर अरेंज कर दो, और जो मान लो कि एक कोरिलेटरल के क्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया चारों रेजिस्टेंस को, और जो दो कॉर्नर्स हैं ऑपोजिट कॉर्नर्स, उसके क्रॉस हमने किसी भी दो ऑपोजिट कॉर्नर में आप एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो, और बाकी जो दो रिमेनिंग कॉर्नर्स है उसके क्रॉस अगर आप एक सेल को कनेक्ट कर दोगे, और अगर सेल को कनेक्ट करने के बाद सर्किट को क्लोज कर दो स्विच के थ्रू, तो अगर गैल्वेनोमीटर में आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, IG = 0, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अगर उसमें गैल्वेनोमीटर में आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, यानी जो मान लो चार रेजिस्टेंस को हमने PQRS बोला, इसको R1 R2 R3 R4 कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन यही होता है PQRS, तो इफ IG = 0 तो क्या होगा, P/Q = R/S हो जाएगा। और इसका रिवर्स भी आप ये कह सकते हो कि अगर P/Q = R/S होगा तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, और अगर गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब होगा कि उसके अंदर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो P/Q = क्या हो जाएगा, R/S हो जाएगा। बात समझ आई, इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, आइए इसको हम करके देखते हैं। मान लो मेरे पास एक लूप इस तरीके का है, और मैंने यहां से बोला कि भाई करंट आई जा रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। अब यहां पे मैंने करंट को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सी लो की करंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट है, और यहां से करंट के दो रास्ते हैं, एक तो ए से बी जा सकता है और एक ए से डी जा सकता है। तो यहां I1 गया, तो इधर क्या जाएगा, अगर मैंने इसमें I1 लिया है, तो मैं दूसरे में ए से डी में I2 भी ले सकता हूं। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जब भी आपको करंट डिवाइड करना पड़े, आप मिनिमम वेरिएबल को बनाओ। क्या करो भाई, मिनिमम वेरिएबल को बनाना है, ठीक है। और मिनिमम वेरिएबल क्या होगा मेरे पास, अगर I आया है और यहां पे I1 गया है, तो यहां हो जाएगा I- का I1 हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। अब I1 करंट जब ये बी वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, तो इसके पास दो रास्ते हैं। मैंने पहले ही यहां पे IG रिप्रेजेंट कर दिया कि गैल्वेनोमीटर से जो भी करंट जाएगा उसको IG ले लेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, I1 - का IG हो जाएगा इसका, ठीक है जी। अब B से D पे जब ये करंट पहुंचा, गैल्वेनोमीटर का करंट, और A से D पे जब ये करंट पहुंच रहा है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे ऐड हो रहा है और एक रास्ते से ट्रैवल करेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं I- का I1 प्लस का क्या हो जाएगा, IG हो जाएगा। और आप देखो कि यहां से जब करंट जाएगा और ये करंट जब आएगा, तो यहां बीट करने के बाद सारा ऐड होने के बाद आपको सिर्फ I बचेगा, क्योंकि यहां देखो I1 माइनस में है और यहां पे I1 प्लस में है, यहां IG माइनस में है और यहां IG क्या है, प्लस में। अल्टीमेटली ऐड होने के बाद आपको I मिलेगा, और ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यानी यहां से आया कितना था, I, और जब ये फाइनली निकला तब भी क्या हो गया, I आ गया, यानी मेरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। अब अगला काम क्या होता है कि हमें प्लस माइनस को मार्क करना होता है। तो देखो जैसा मैंने आपको कहा कि P के क्रॉस करंट क्योंकि यहां से जा रहा है, तो इसको प्लस, और इसको क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। Q के क्रॉस देखो करंट ऐसे जा रहा है, B से C जा रहा है, तो B वाले पॉइंट पे प्लस, और C के क्रॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस AD में क्या होगा, क्योंकि करंट A से D जा रहा है, तो यहां पे प्लस होगा, यहां पे माइनस हो जाएगा। D से C में D वाला एंड क्या होगा, प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर में यहां पे प्लस और यहां पे क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है जी। अब दो लूप लेने होते हैं, जैसे मान लो मैं इसमें ले लेता हूं और इसमें मैं क्लोज लूप, मतलब क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे कैसे कि अप्लाई KVL इन लूप कौन सा भैया, ABDA, क्या हो जाएगा, ABDA। अब A से B जाना है, तो A से B गए तो P के क्रॉस प्लस से माइनस जा रहे हैं, यानी कि माइनस का I1 टाइम्स P हो जाएगा। B से D अगर जा रहे हो तो आप देखो प्लस से माइनस जा रहे हो, तो माइनस का IG टाइम्स क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। मैंने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G ले लिया। और D से A में माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस का I माइनस का I1 और क्या हो जाएगा, इनटू R हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यही हमें KVL कहता है। अब यहां पे क्या है, हमें पता है कि भाई क्या लेना है, हमें IG को 0 लेना है, और जैसे ही को IG को 0 ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, I1P इक्वल्स टू I माइनस का I1 टाइम्स क्या हो जाएगा, आपके पास R हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा, और ये इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे, अप्लाई KVL इन लूप कौन सा भैया, अब मान लो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ले लेता हूं और इसको लिख देता हूं DCBD, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, DCBD या CBDC कुछ भी लिख सकते हो। तो D से C जब हम गए तो माइनस का क्या हो गया हमारे पास, I माइनस का I1 प्लस IG। आपको बस प्लस माइनस ध्यान रखना है। अब आप देखो प्लस माइनस मार्क कर लिया आपने, आपके लिए कितना आसान हो गया। आपको बस ये देखना कि हम प्लस से माइनस जा रहे हैं या माइनस से प्लस जा रहे हैं। सबसे आसान साइन कन्वेंशन होता है लेना ये, है ना। तो इंटू S। अब C से D में हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस का क्या ले लेंगे, I1 माइनस का IG और टाइम्स का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और इसके B से D में क्या हो जाएगा, माइनस का IG टाइम्स कैपिटल G हो जाएगा, और 0 फिर से हमें IG को क्या लेना है, 0 लेना है, यानी यहां 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहां भी 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, देखो I माइनस का I1 टाइम्स S, और अगला क्या हो जाएगा, चलो ये लिख लेते हैं माइनस का, और ये I1 टाइम्स Q हो जाएगा, और अगला तो 0 मिलने वाला है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखो कि I1Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस का I1 टाइम्स का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करोगे, तो I1 टाइम्स क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई I1 टाइम्स Q, एंड दैट इज इक्वल टू I माइनस I1 टाइम्स क्या हो जाएगा, R, और डिवाइडेड बाई I माइनस I1 टाइम्स क्या हो जाएगा, आपके पास S आ गया। ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो गया, R बाई S आ गया। आई होप समझ आ गया होगा।
होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, IG को 0 ले लिया और आपको देखो PYQ = R/S आ गया। तो इसका कन्वर्स भी क्या होता है, उतना ही ट्रू होता है। यानी अगर PYQ कहीं पे PYQ = R/S आता है तो IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी बीच में जो रेजिस्टेंस होगा या कुछ भी होगा उसके क्रॉस करंट नहीं फ्लो करेगा। समझ आई बात? तो आई होप सबको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने सारी चीजों को सॉल्व किया है। कोशिश करी है मैंने कि जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। टाइम बहुत कम है तो मैं इसको और जल्दी भी खत्म करा सकता था, लेकिन मैं उन बच्चों को फोकस में लेकर के बना रहा हूं जिनका अभी भी टॉपिक में कुछ लग रहा है कि भाई डाउट रह गया है। तो अगर आप ये देखो, अगर आप जिसके पास भी मेरी वीडियो पहुंचेगी, अगर उसको इससे थोड़ी भी हेल्प हो जाए और उसका मान लो एग्जाम, उसको लग रहा है कि भाई मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कहां से पढ़ूं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्विकली करा रहा हूं, लेकिन थोड़े डिटेल में इसलिए करा रहा हूं ताकि सारी चीजें अच्छे से कवर अप हो जाए, है ना। अगर आप उनमें से हो जिन्होंने अभी तक इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखा है और अगर आपको लग रहा है कि यार ये जो वीडियो है मेरे लिए हेल्पफुल है, जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया अगर आपके लिए हेल्पफुल है और आप इससे सीख पाए हो, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को शेयर करो यार, है ना। अपने जितने भी दोस्त हैं जिनको भी लग रहा है कि भाई मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है और इस वीडियो से उसकी हेल्प हो पाएगी, उस तक प्लीज शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूं, है ना। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर उतने अच्छे से और अच्छी चीज कराने का मन नहीं करेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम अपने चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे, जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। ठीक है।